चैनल सीको से स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशंस खोल रखी हैं जो कि आपके पेपर नंबर 5 सीएम में इंटरमीडिएट में आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पे हम रिवीजन करने वाले हैं इनके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि क्या है ये। तो यहाँ पे कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बेसिक एजम्पशंस। हमारी कितनी बेसिक एजम्पशन है? 5 बेसिक एजम्पशंस होती हैं हमारी, आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये हमारी 5 बेसिक एजम्पशंस हैं। और प्रिंसिपल्स कौन कौन से? रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट, आपका फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट। फिर आपके कुछ मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स हैं या फिर मॉडर्न प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं हम इनको। तो वो कौन कौन से हैं आपके? मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, टाइमलीनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ बेसिक असम्पशंस की जो कि हमें हेल्पफुल होंगी हमारे। अगर मेरे को कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा ऐसे ग्रीन कलर से। तो आप देख सकते हैं हम हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा सबसे पहले बेसिक एजम्पशन कौन सी है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारा बिजनेस है और जो उसका ओनर होता है, जो उसको रन करता है, जो उसको ओ करता है, वो क्या है? वो अलग है। ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, इसलिए जो ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, उसको क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। रीज़न क्या है उसकी? कुछ नहीं, कि हम अपने ओनर को और जो बिजनेस है उसको दोनों को अलग अलग मानते हैं। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। इस वजह से क्या होता है, हम अपनी कैपिटल को क्या मानते हैं? अपनी लायबिलिटी। तो कैपिटल ऑफ द बिजनेस शुड 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 ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शुड ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एक मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल ऑफ द बिजनेस should be treated as तो हम क्या मानते हैं? कैपिटल को अपनी लायबिलिटी मानते हैं। यहाँ पे होप सो आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर दिख जाएगा आपको। तो हम कैपिटल को लायबिलिटी क्यों मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी होती है हमारी कैपिटल। तो वो इस वजह से होती है कि कैपिटल ऑफ द बिजनेस शुड बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि हम लायबिलिटी क्यों मानते हैं? जो कि ओनर्स की कैपिटल जो भी वो इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या मानते हैं? लायबिलिटी मानते हैं अपने बिजनेस की। ठीक है, तो रीज़न यही है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। हम क्या मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेस मैन जो दोनों वो आपस में अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पे लिखा गया लिमिटेड कंपनी। एक सेकंड में ज़रा पेन ले लेता हूँ। द लिमिटेड कंपनी आर सेपरेट लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। तो कंपनी लॉ के अंदर कंपनी जो है एक अलग सेपरेट लीगल पर्सन माना गया है। ठीक है, अब आगे आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है? जैसे कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, सिंपल सी, मेरा एग्जाम्पल का बुरा मत मानना। वी नो दैट अवर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज अवर डेट ऑफ बर्थ, बट डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता होती। ऐसे बिजनेस में क्या है, हमें स्टार्टिंग का पॉइंट तो पता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ तक वो जाएगा हमें नहीं पता। बिजनेस जो है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है, वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे इनडेफिनाइट पीरियड लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है। ये आप हाईलाइट कर लें अपने स्टडी मटेरियल में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिजनेस जो है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलता रहता है।
अब हम आगे देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको तभी आप रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी में मेजर हो पाए। मनी में अगर आपके मेजर हो पा रहे हैं तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अगर मनी में मेजर नहीं हो पा रहे हैं तो यू शुड नॉट रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आपको याद रखना है कि अगर आपने कोई वैल्यू है, जैसे कि ऑनेस्टी होता है या फिर इंटीग्रिटी होता है किसी पर्सन के अंदर, तो वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक वैल्यूज़ है। लेकिन हम अगर उस पर्सन को सैलरी दे रहे हैं, कोई एम्प्लॉय हमारे बिजनेस के अंदर और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, कोई स्टाफ है जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में आएगा और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, एक तरीके से एक्सपेंस है वो हमारे लिए। फिर मैं नेक्स्ट प्रिंसिपल में आता हूँ। एक सेकेंड, ये बहुत आगे बढ़ गया है तो ये अब देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस एंटिटी इस एज्यूम दैट कि जो हमारा बिजनेस है वो इंडेफिनाइट लाइफ के लिए, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए। ये हमने कहाँ पढ़ा था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ये चीज़ हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी कि बिजनेस जो है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए होता है, इसकी इंडेफिनाइट लाइफ होती है। तो इसी प्रकार जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन हमें जो अकाउंटिंग करनी है उसके लिए एक पीरियड चूज कर लिया गया। वो एक पीरियड हमारा फिस्कल ईयर कहलाता है। फिस्कल ईयर इन इंडिया एज 1 अप्रैल स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, इट्स एंड ऑन 31 मार्च। तो ये यहाँ पे फिस्कल पीरियड दे दिया गया। वैसे तो कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन यहाँ पे हमें फिस्कल पीरियड दे दिया गया जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को आपका एंड हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च को आपका एंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट बात करता हूँ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इसमें क्या बोला है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। एक तो ये भाग जा रहा है नीचे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों के दोनों को रिकॉग्नाइज करना है। तो यू हैव टू रिकॉर्ड बोथ कैश ट्रांजेक्शन ऑल्सो एंड यू हैव टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आपका यही है। इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका दूसरा नाम एक्रूअल सिस्टम करके आ जाएगा या मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग करके आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। तो मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग या ये, अगर मान लो 4 नंबर का आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्जाम में, तो आपने क्या लिखना है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, रिकॉग्नाइजिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड आपके कैश ट्रांजेक्शन क्या होते हैं वो आप पूरा एक्सप्लेन करें। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो कि कैश में हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं। ठीक है, वो सब हमारे कैश ट्रांजेक्शन हो गए। क्रेडिट में जो हम उधार में करते हैं बिजनेस के अंदर, वो हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये आपने पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। फिर उसके बाद आप ये बता सकते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्रूअल सिस्टम या मर्केंटाइल बेस्ड सिस्टम। और ये बहुत पॉपुलर सिस्टम है जो कि आज के टाइम पे जो अकाउंटिंग होती है वो मर्केंटाइल बेसिस पे होती है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे होती है। तो ये सब चीज़ें आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू रिकग्नाइजेशन प्रिंसिपल, हम देखते हैं क्या है इसमें। तो एक सेकंड, डेबिट क्रेडिट में कहाँ चला गया, एक सेकंड, नीचे भाग जाता है। फिर revenue recognition concept, while the conservative concept state that whether or not revenue should not be recognized, मतलब कि आपने वो अगर आपने अर्न करी चाहे ना करी हो, हमने रेवेन्यू अपनी इनकम को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए, फ्यूचर इनकम्स को रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्यूचर में जो भी इनकम होने वाली है वो हम ये रिकग्नाइज नहीं करनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकग्नाइजेशन टॉक अबाउट व्हाट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज। तो कौन सी रेवेन्यू हमने रिकग्नाइज करनी चाहिए, तो जो हमने रियलाइज कर ली है, जो हमने अर्न कर ली है, वो हम रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, इट्स से दैट द अमाउंट शुड बी रिकग्नाइज ओनली टू द ट्यून ऑफ विच इट इज़ सर्टेन टू बी रियलाइजेबल। जितनी हमें पता है हम रियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कुछ क्रेडिट में उधार दिया, तो मेरे को पता है कि मेरे को 25 लाख का मान लो उधार में गुड सेल करे, 25 लाख के यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको।
तो गुड सेल करे क्रेडिट पे, और हमें पता है कि हम रेवेन्यू जो है इतनी रिकग्नाइज कर रहे हैं 24.5 लाख, तो हम इतनी ही रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे, 50 का हम डाउटफुल दिखा देंगे एज अ एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंसिडर एज अ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा, तो इसको हम एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा देंगे। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं एक बार एग्जांपल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बोला गया कि आपको, आपने सेल करी 25 लाख की, जिसमें से 24.5 लैक्स आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर पा रहे हो, तो जितनी रिकग्नाइज कर पा रहे हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बाकी जो है 2% है 25 लाख का 50,000 वो आप डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखा दोगे एज अ एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंस। तो इसमें क्या बोला गया, जो आप रेवेन्यू मतलब रिकग्नाइज कर पा रहे हो, रिकग्नाइज ओनली टू द ट्यून टू विच इट इज सर्टेनली रियलाइजेबल, जो हमें पता है कि जो हमें मिल जाएगी। मान लो मैंने 25 लाख की सेल करी है, तो जिसमें से मेरे को पता है कि मेरे को 24 लाख ही मिल पाएंगे, तो 24 लाख मेरी रेवेन्यू होगी, मैं 24 लाख ही रेवेन्यू दिखाऊंगा, ना कि 25 लाख। और 1 लाख किस में दिखा दूंगा, अपने डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर मैंने 25 लाख की सेल करी है, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, अपनी सिर्फ 24 लाख की, अगर मेरे को पता है कि रेवेन्यू हो रही है, तो मैं 24 लाख ही रिकग्नाइज करूँगा, बाकी अपने डाउटफुल डेब्ट्स में दिखा दूंगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड, हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम अपनी रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस से मैच करा के चलते हैं। जो भी हमारी रेवेन्यू है उसको किससे मैच करा के चलेंगे, हमें अपने एक्सपेंसेस से। तो जितने हमारे इनकम है उतनी हमारे एक्सपेंसेस होनी चाहिए, ये सिंपली शॉर्ट वे में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट बोलता है। फिर टू रियलाइज व्हेन a given event has two effect, one is revenue and other is expenses, both must be recognized in the same accounting period। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो हो रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में हम रिकग्नाइज कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो भी एक्सपेंडिचर हैं उसको किससे, रेवेन्यू से मैच करा के चलते हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, फिर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है हमारे यूज़र्स के लिए, अकाउंटिंग के यूज़र्स के लिए, हमें सारी की सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए, सारी की सारी बतानी चाहिए। फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर चीज़ का दो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई चीज़ एसेट है तो कोई चीज़ हमारी लायबिलिटी है, ये चीज़ बोली गई है। वैसे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि को एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी, ये चीज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आ सकती है। ये यहाँ पे एक मिनट मैं पहले पढ़ के बताता हूँ। दी एसेट्स रिप्रेजेंट दी इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, वो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं। ठीक है, ये एसेट्स जो होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। वेयर एज दी क्लेम्स ऑफ वेरियस पार्टीज ऑन द बिजनेस आर ऑब्लिगेशंस। जो क्लेम्स वगैरह हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं, वो ऑब्लिगेशंस कहलाती हैं। यहाँ पे लिखा गया ऑब्लिगेशंस, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑब्लिगेशंस कहलाती है वो हमारे लिए। एंड दी ऑब्लिगेशंस शुड टुवर्ड्स द ओनर, ओनर के लिए जो होती है वो ओनर इक्विटी कहलाती है। एंड टुवर्ड्स द अदर पार्टी इज नोन एज लायबिलिटी। तो जो अदर पार्टीज के टुवर्ड्स ऑब्लिगेशंस है वो हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी लायबिलिटी कहलाएंगी। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो ऑब्लिगेशंस क्या होती है, एक तरह से लायबिलिटी होती है, जो ओनर्स के टुवर्ड्स है वो ओनर्स इक्विटी है, और जो अदर्स के तरफ हैं वो उनको लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ये चीज़ बात बोली गई है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया अकाउंटिंग सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। ये चीज़ हमारे लूका फिसिलियो इन ईयर 1495 में आपको ये इन्होंने एक्सपर्ट, इटालियन एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया था कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, लूका फिसिलियो। तो फिर वेरिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अंडर दिस प्रिंसिपल द अकाउंटिंग डाटा शुड बी वेरीफाइड, मतलब वेरी एबल, मतलब कि आपका अकाउंटिंग डाटा कैसे होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। हर चीज़ का आपके पास एविडेंस होना चाहिए। मान लो आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उसके आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। ये सब मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेड।
विच इज़ कैपेबल टू वेरीफाई एंड इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्ट, मतलब कि हम इंडिपेंडेंटली हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हो बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप पेट्रोल की रिसिप्ट ले सकते हो, वो उसको संभाल के रख सकते हो, या फिर आप फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, जो इसकी आपकी रिकॉर्डिंग रहेगी कि आपने इतनी पेमेंट करी बिजनेस में से। तो ये सब चीज़ें मतलब कि वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, मतलब कि आप एविडेंस मेंटेन करके रख सकते हो अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो या फिर कोई भी इनकम कमा रहे हो तो उसके रिगार्डिंग। होप सो आपको समझ आया होगा। मैं यहीं तक रखता हूँ।